नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। वो कार्यक्रम, वो मंच जो आपकी आवाज को जगह देता है, आपके सवालों को इंपॉर्टेंस देता है। आज भी रोज की तरह दो खास मुद्दे। पहला मुद्दा सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ा हुआ, बिहार से जुड़ा हुआ। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम चुका है। 28 तारीख को वोट डाले जाने हैं, मगर वोटिंग से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ एक अजीब सी बेचैनी है। इसी बीच पीएम मोदी ने आरक्षण को लेकर जान की बाजी लगाने का आह्वान किया तो राजनीति पूरे बिहार में गर्मा गई। इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। आरक्षण का रण बिहार में कितना बड़ा हो चुका है। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट, डिबेट नंबर 1, आरक्षण पर रण। डिबेट नंबर 1 में आज बात बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले चढ़ते सियासी पारे की। चुनाव के लिए बाकी बचे 3 चरण महागठबंधन और एनडीए दोनों ही के लिए अहम हैं। लिहाजा प्रचार, ऐलान और वादों में दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। आक्रामकता में भी दोनों खेमे पीछे नहीं है। इसी कड़ी में रैली के लिए बक्सर पहुंचे पीएम मोदी ने महागठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया। तीसरे चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाया कि उनके रहते कोई भी आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पीएम ने आरोप लगाया कि महागठबंधन दलित और पिछड़ों के आरक्षण में कटौती कर एक धर्म विशेष को देने की साजिश रच रहा है। बिहार को बर्बाद करने वालों को चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा। मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। आरक्षण के लिए जान की बाजी लगाने के पीएम के आह्वान ने एक बार फिर आरक्षण पर सियासत गर्म कर दी है। सवाल यह है कि क्या विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर आरक्षण पर। वैसे मोदी से पहले लालू यादव भी आरक्षण के लिए जान की बाजी लगाने की बात कह चुके हैं। लालू यादव और हमारी पार्टी मुझे फांसी पर भी चढ़ा दोगे तो लालू यादव अपना आवाज बंद करने वाला नहीं है गरीबों का। बिहार चुनावों के चरण बीतने के साथ साथ नेताओं के बीच वार पलटवार और जुबानी जंग पूरे उफान पर है। छपरा में पीएम ने लालू की पार्टी को जादू टोना पार्टी कहा तो लालू ने पीएम की जाति पर ही सवाल उठा दिया। अरे लालू जी, आप काले कबूतर काटो, सफेद कबूतर काटो, मिर्ची का धुआं करो। अगर यही करना है तो आपकी पार्टी का नाम भी तो बदल दो। राष्ट्रीय जादू टोना दल। अरे बेचार का शरीर पिछड़ा है, कौन जात है उसका कोई पता है। चलो, बिहार विधानसभा के बाकी बचे 3 चरण बेहद अहम हैं। लिहाजा हर बयान, हर ऐलान के कुछ मायने हैं। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या आरक्षण के हक में पीएम मोदी का आह्वान बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? तो जरा ध्यान से आज का सवाल सुनिए। हम तो पूछेंगे में हमारा सवाल है कि क्या आरक्षण के हक में पीएम मोदी का आह्वान भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा बिहार में? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN7 स्पेस देकर वाई लिखिए, ना के लिए IBN7 स्पेस देकर एन लिखिए। अपनी राय हमें 51818 हमारे नंबर पर SMS करें। इसके साथ अगर आपका कोई मन में सवाल है तो #HTP या #BattleForBihar के जरिए ट्वीट कर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपनी सवाल, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम उसको शुमार करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मैं डिबेट में जाऊं, मेहमानों का परिचय कराऊं, एक बेहद दिलचस्प साउंड बाइट आई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कि उनके अपने अमूमन जिस धीर गंभीर अंदाज में वो रहते हैं उस पर्सनैलिटी को वो सूट नहीं करता है। उसके विपरीत जाकर नीतीश कुमार साहब ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी पर एक बहुत ही शायराना तरीके से निशाना साधा। उन्होंने व्यंग्य करते हुए पीएम मोदी से उनके वादों का हिसाब मांगा। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे भूलो।
हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढ। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के एक गाने से निकालकर आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर वो गाने के जरिए निशाना साधा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय कराता हूं। सबसे पहले उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा सीधे पटना से हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। दानिश रिजवान साहब मेरे साथ हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में मनोज झा जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आप चारों का स्वागत है। आप चारों इस वक्त पटना से लाइव हैं। 45 सेकंड का वक्त ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर, और फिर उसके बाद डिबेट की शुरुआत। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले 45 सेकंड में प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा, किसी के हक का आरक्षण नहीं छीनने दूंगा, ये बात अचानक इस तेवरों में, इस अंदाज में क्यों बोलनी पड़ी प्रधानमंत्री को आज? सुमित जी, ये पूरा बिहार का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। हमने विकास का एजेंडा तय किया, लेकिन दुर्भाग्य से जो बड़े भाई छोटे भाई 25 साल जिन लोगों ने मिलकर बिहार में शासन किया, बिहार की जनता उनसे सवाल पूछ रही है। उन लोगों ने इस पूरे चुनाव को कभी उन्होंने अगड़े पिछड़े की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश की, कभी उन्होंने आरक्षण पर ले जाने की कोशिश की। लालू जी कहते हैं कि मंडल राज 2 का ये चुनाव है। तो ऐसी ताकतों को, ऐसी जो एक दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बारे में किया जा रहा है, उनको आईना दिखाने के लिए जरूरी था कि आरक्षण को कोई बदल नहीं सकता है। और आप तो षड्यंत्र कर रहे हैं, कांग्रेस और ये जो स्वार्थी गठबंधन है, ये षड्यंत्र कर रहा है कि ये दलित और श्रीकांत जी, मैं लौटूंगा। 45 सेकंड हो गए। मनोज झा, बड़ा इल्जाम लगाया प्रधानमंत्री ने, एक खास संप्रदाय को, दलितों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनकर 5% देने की तैयारी कर रहे हैं लालू और नीतीश, हमारे विरोधी दल। क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? अफसोस कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये पूरी गंभीरता से लेने वाली बात भी नहीं है। बिहार का चुनाव मूलतः अगर कहिए तो सामाजिक न्याय के साथ विकास का चुनाव है, जिसमें भागवत साहब की कुलीन सामंतवादी सोच का तड़का लगा, जिसमें आगे चल के वीके सिंह साहब ने कुत्तों की उपमा दे दी, जिससे भी दलितों और पिछड़ों को और भी कष्ट का अनुभव हुआ। और गोलवलकर साहब की किताब और खुद मोदी जी की अपनी किताब जो दलित विरोधी है, ये बिहार के चुनाव का विमर्श है। बिहार में सीधी लड़ाई, सामंती रणवीर सेना के चरित्र, उसके बरक्स एक पिछड़ों दलितों की अभूतपूर्व गोलबंदी है। 5% वाली बात, ये पूरी की पूरी उनकी मनगढ़ंत कहानी है। ये बिहार के चुनाव के विमर्श में नहीं है, और ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि वो झूठ का सहारा ले। झूठ और पाखंड बिहार के मिजाज। जी मनोज जी, 45 सेकंड हो गए, माफी के साथ टोक रहा हूं मैं आपको। दानिश रिजवान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पूरी की पूरी तरीके से बिहार का चुनाव इस वक्त कन्वर्ट हो चुका है आरक्षण के ऊपर? क्या विकास या बाकी मुद्दे पीछे छूट चुके हैं? आरक्षण मिलेगा या आरक्षण देंगे और हम ही देंगे, मेरा आरक्षण बनाम तेरा आरक्षण, इस अंदाज में लड़ाई चल रही है? दानिश रिजवान। सुमित जी, लगातार दलितों को, अति पिछड़ों को इस राज्य में डरा कर रखने की कोशिश करी लालू प्रसाद यादव जी ने। 90 के दशक को आप देखेंगे तो उस वक्त नरसंहार कराया और ये डराने की कोशिश करी, ये धमकाने की कोशिश करी कि अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो आपको ये लोग मार डालेंगे। और फिर इस चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, ये जनता के बीच में यही जाकर कह रही है कि अगर हमें वोट नहीं करा तो ये मिलकर आरक्षण खत्म कर देंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने ये बताने का काम किया है कि उनके आरक्षण को कोई माई का लाल छू नहीं सकता। जिनका जो आरक्षण है, जिनका जो हक है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिख दिया है, उसको कोई हिला नहीं सकता। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अब स्पष्ट भाषा में कह दिया है कि उनकी जान लेकर ही कोई आरक्षण खत्म कर सकता है। मतलब साफ है कि जो डराने का काम जी दानिश, 45 सेकंड हो चुके हैं, मैं रोक रहा हूं आपको भी। अजय आलोक, ये आरक्षण पर इतना बड़ा रण क्यों? क्या और मुद्दे गौण हैं? अरे सुमित जी, मैं तो ये नहीं समझता हूं कि आरक्षण के मुद्दे पे प्रधानमंत्री अपनी जान देने की बात कर रहे थे। जरा मोहन भागवत जी को भी याद कर लेते, उनको रिप्रिमांड कर देते तो बड़ा अच्छा लगता हमें, क्योंकि आरक्षण को रिव्यू करने की बात तो मोहन भागवत जी ने कही थी।
चलिए हमने उनकी बात सुनी, उसके बाद अचानक दिमाग परेशान हुआ कि कुछ याद भूल रहा हूं। फिर खोजना शुरू किया तो देखता हूं कि डीएनए में 15 नवंबर 2014 महाराष्ट्र की सरकार बनते पहला प्रपोजल महाराष्ट्र सरकार ने किया था कि एनसीपी कांग्रेस का जो प्रपोजल था 5% मुस्लिम आरक्षण को जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था, उसके खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार डालने जा रही थी और राइट विंग ने उसका अपोज किया था। ये 15 नवंबर की घटना है, डीएनए ने रिपोर्ट किया है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, जिसको हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया 5% आरक्षण मुस्लिम आरक्षण को, उसके आपके 45 सेकंड हुए, लेकिन अजय आलोक मेरा सवाल आप ही से है। अगर आपको प्रधानमंत्री के आरक्षण की बात को लेकर डर किस बात का है? क्या जेडीयू को यह लगता है आरक्षण के मुद्दे पर जिस मोहन भागवत जी की बात आप कर रहे हैं, उसी दिन शाम को भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हम आरक्षण के साथ हैं, फिर क्यों बार बार नीतीश कुमार, लालू यादव आरक्षण पर लड़ाई को लेकर जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री को इस अंदाज में जवाब देना पड़ा? अजय आलोक। अरे सुमित जी, आप ये बताइए कि मोहन भागवत जी कहते हैं आरक्षण को रिव्यू करना चाहिए, 2 दिन के बाद मोहन भागवत जी फिर कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी इस बात पे कायम हूं कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। मोहन भागवत जी को कोई रिफ्यूट क्यों नहीं करता है? तमाम भारतीय जनता मोहन पार्टी भागवत के जी नेता ने कहते हैं दशहरा रैली में अंबेडकर जी का जिक्र करके उस बात पे इशारा कर दिया आज क्यों नहीं आते हैं? और दशहरा रैली में नागपुर में मोहन भागवत जी ने चीजें साफ कर दी हैं। नहीं गलत बात है वो, ऐसा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नहीं आप वो ऐसा कुछ नहीं बोले, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कैसे माने जब देश का प्रधानमंत्री सहित सारे कैबिनेट के मंत्री आरएसएस के मुख्यालय में जाते हैं, आरएसएस की बैठक में, और अपने काम काजों का रिपोर्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो मोहन भागवत जी हैं इस देश में। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो मोहन भागवत जी या तो खुद आ जाए सामने, नहीं तो प्रधानमंत्री उनकी क्रिटिसिज्म कर दें, कहें कि मोहन भागवत जी को हम नहीं मानते हैं, वो जो भी बोले उनके अपने विचार हैं। भारत सरकार और बीजेपी का ये कहना कि आरक्षण रहेगा, क्या ये काफी नहीं था? श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत जी, श्रीकांत। देखिए, ये जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये मोदी फोबिया में है, ये आरएसएस फोबिया में है। बिहार का चुनाव बिहार के डेवलपमेंट पर है। अरे भाई, 35 साल कांग्रेस को देखा, 15 साल लालू जी के जंगल राज को देखा, 10 साल कम से कम नीतीश कुमार जी के अहंकार को देखा। अरे भाई, कुछ तो सबक ले लो। बिहार का नौजवान आपसे बिजली चाहता है, वो अच्छी शिक्षा चाहता है, वो रोजगार चाहता है, वो यहाँ पर कानून व्यवस्था जो खराब हो गई है उसको दुरुस्त करना चाहता है। अरे तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता, बिल्कुल नहीं, जब से नीतीश कुमार जी ने लालू यादव के हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया है, 16% से जीडीपी अपने राज्यों की, हो गई, प्रदेश की कानून 8% के व्यवस्था नीचे सुधारी क्यों आ है, गई? दिल्ली की कानून जो व्यवस्था यहाँ पर सुधारी एसपी है, को गोली बिहार मार की दी चिंता जाती छोड़ है, दीजिए। जो गया में पत्रकार को गोली मार दी जाती है, जो 40% सड़क पर डकैतियों का ग्राफ बढ़ गया है, जो यहाँ अपराध उद्योग बढ़ गया है, जो सिवान में जेल लालू जी का मित्र है, उसका बेटा सरेआम हत्या कर देता है, 302 307 का मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी में हिम्मत नहीं है कि उसको गिरफ्तार करके बता दे। तो तू ये बता कि कारवां कैसे लुटा? अपने अहंकार के चलते, अपने अहंकार के चलते नीतीश जी ने बिहार की जनता को धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया। अहंकार पे आ गए। और किस लिए धोखा दिया? क्योंकि उनको सत्ता चाहिए, उनको मुख्यमंत्री का पद चाहिए। जिस लालू जी के साथ 20 साल तक आप लड़ते रहे, आज आखिरकार क्यों आप उनकी गोदी में जाकर बैठ गए? और सही कहा लालू जी ने कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, जाति बदलने वाला पहली बार प्रधानमंत्री देश में आया है, चरितार्थ कर दिया है। इसके बारे में क्या बिहार कहेंगे? की जनता आपसे जवाब मांग रही है, आपके पास जवाब नहीं है। लालू जी कहते हैं कि काला कौवा काटेगा, हम काले कबूतर पर सिंदूर लगा देंगे, करेंगे। अरे भाई, तुम ये बताओ कैसे बिजली आएगी, कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा? इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आपने अगड़े और पिछड़े को लड़ाने का काम कर दिया। एक एक करके बात करेंगे तो दोनों की बात स्पष्ट तौर पे आएगी। अजय आलोक, अजय जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा पूरा, चिंता मत करिए, आपको मौका दूंगा। आप लगातार डिस्टर्ब करेंगे तो दोनों की बात नहीं आएगी, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो बाकी लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, फिर आपकी बात नहीं आएगी। तो लेट्स हैव अ हेल्दी डिबेट। मनोज झा कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनोज झा, मैं सीधे तौर पे आपसे पूछता हूँ। सुमित जी, हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मनोज झा। मैं सुमित जी कह रहा था, मैं एक सवाल मेरा सुन लीजिए, फिर आप कहिएगा उसमें। बहुत सीधा सा सवाल है। दरअसल लालू यादव जी ने जिस तरीके से अगड़ा बनाम पिछड़ा को लेकर कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा,
आपको लगता नहीं है पूरे का पूरा डिस्कोर्स चेंज हो गया? उसके बाद आरक्षण को लेकर पूरी तरीके से आरजेडी ने ताकत लगा दी ये साबित करने में कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। बस 1 मिनट 1.5 मिनट का वक्त दीजिएगा और मैं चाहूंगा सुमित जी कि मुझको सुना जाए। ये सारी कहानी जून से शुरू हुई थी, जब जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं आए, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण आया, तो लालू जी ने कहा कि भैया ये निर्गुण आंकड़े से कुछ नहीं होगा, सगुण करो, बताओ ये कौन जातियां हैं जो बेघर है, बताओ ये कौन जातियां हैं जो भूमिहीन है, क्या भूमिहीनता का जाति से कोई संबंध है? उसके बाद भागवत जी ने जो टिप्पणी की, जो घोर और संवेदनशील टिप्पणी थी आरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर के, फिर गोलवलकर साहब की किताब का जिक्र आया इस फसाने में, जो 66 में लिखी गई थी, लेकिन वही बातें कही थी जो भागवत साहब ने कही, आज दोहराई। फिर वीके सिंह साहब ने कुत्तों की उपमा और रूपक से नवाज दिया। ये सारी चीजें हमने नहीं की थी सुमित जी, ये बिहार के मिजाज में आ गया। जी फिर देखिए मनोज झा, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं बीच में कि भारतीय जनता पार्टी ने मोहन भागवत के आरक्षण पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, और मैं तो राजनाथ सिंह ने जनरल वीके सिंह को डांट दिया सरेआम। 15 साल का यहाँ से जिस तरह और क्या चाहिए? तादाद में पलायन किया, यहाँ से ब्रेन ड्रेन हुआ, यहाँ पर खौफ है लोगों के मन में। शिकांत जी, उनके राज की चर्चा नहीं कर रहे। आपको सिर्फ बीजेपी शिकांत जी, मोदी फोबिया है, आरएसएस फोबिया है। शिकांत जी, अजय जी एक मिनट, मैंने मनोज जी से पूछा है। शिकांत जी, अजय जी एक मिनट, मजीरा बजा रहे थे क्या? किसका आपको डर लग रहा था? शिकांत जी, किसके कहने से इंडस्ट्री बंद हो रही है? शिकांत जी, अजय जी, शिकांत जी, अजय जी, बिहार को पैकेज देते हैं, नीतीश कुमार शिकांत जी, शिकांत जी, अजय जी, दानिश आप कंट्रोल में थे, दानिश आप तो बैठिए। शिकांत जी, पैकेज उन लोगों के लिए, अजय जी एक मिनट, इंडस्ट्री बंद हो गई उसको चालू करना है, यहाँ पर बिजली लेकर आना है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना है, यहाँ के किसान के खेत को पानी देना है, जिसका नहीं युवाओं को। शिकांत जी, जब ये सब देना है तो प्रधानमंत्री इसके लिए क्यों नहीं कहते हैं कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा नौकरी के लिए? आप आरक्षण के लिए क्यों कहते हैं? प्रधानमंत्री का पूरा आरक्षण पर क्यों था? पहले दिन से ही कह रहे, इसीलिए तो ये महास्वार्थी गठबंधन के पेट में दर्द हो रहा है कि आप आखिरकार नरेंद्र भाई मोदी जी का इतना लगाव बिहार के लोगों के साथ क्यों है? क्यों वो बिहार की तरक्की करना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ यहाँ अति पिछड़े की राजनीति की, पिछड़े की राजनीति की, लेकिन इन्होंने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, गरीबों को कुछ नहीं दिया। मनोज झा जवाब देना चाह रहे हैं, जिसने शिकांत शर्मा, मनोज झा जवाब देना चाह रहे हैं, सुनिए। गरीब का उत्थान कैसे हो, उसको रोजगार कैसे मिले, उसको बैंक से लोन कैसे मिले? आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं शिकांत के साथ मनोज झा जवाब दीजिए। कम से कम 1000 की पेंशन कैसे मिले? मनोज झा, गरीब को घर कैसे जवाब दीजिए। शिकांत जी, मनोज झा जवाब दे रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बात कर सकता, तो लालू जी के मेरी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि मैं इस तरह की बहस में का धुआं डालेंगे और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे माफ करिए। लालू जी, शिकांत जी, रहना चाहता शिकांत जी, मनोज जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। नहीं सुमित जी, शिकांत जी, मनोज जी जवाब देना चाह रहे हैं। शिकांत जी, बिहार के लोगों का उत्थान नहीं किया है, और नीतीश जी तो अहंकार में है। शिकांत जी को बिहार के लोगों, शिकांत जी, मुझे आपका ऑडियो टिप करना पड़ेगा। शिकांत जी जवाब सुन लीजिए, आपने कुछ सवाल पूछे हैं, मनोज झा जवाब देना चाह रहे हैं आपके सवालों पे। मनोज झा बोलिए। सुमित जी, आपको आज एक तो मनोज झा जी के जो नैतिक, उनका मैं कहूंगा कि जो नैतिक साहस है मनोज झा जी का, मनोज झा जी हमारे मित्र हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उनके नैतिक साहस की मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके मुखिया पर चारा घोटाले का आरोप है, जिसको कोर्ट ने चुनाव लड़ने तक के लिए मना कर दिया। शिकांत जी, आप आरोप लगा रहे हैं, जवाब भी तो सुन लीजिए। डिबेट का तभी तो आनंद आएगा ना कि दोनों पक्षों को बोलने का मौका मिले। शिकांत शर्मा, एक मिनट, मनोज झा जवाब देंगे। मनोज झा जवाब दीजिए। शिकांत शर्मा ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए। सुमित जी बोलिए। नहीं सुमित जी, ये बहस बहुत ही असंतुलित हुई है, और आपका नाम सुन करके चुनाव में और बहुत काम होते हैं, सिर्फ इस बहस के लिए आया था, लेकिन अगर ऐसे बहस होगी तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, मेरे से हमदर्दी हो रही है शिकांत जी को, बहुत अच्छी बात है, एक कन्विक्शन हुआ है, हम ट्रायल में हैं, लेकिन कम से कम सामूहिक नरसंहार की पृष्ठभूमि से नहीं आ रहे हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, बिहार के चुनाव में हम अगड़ा पिछड़ा नहीं कर रहे हैं, सामंतवादी कुलीनवाद और दलितों पिछड़ों की गोलबंदी के बीच की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हमने निश्चय किया है।
जो संघ और भाजपा का चरित्र है उसकी वजह से डाल सकते हैं। आप जो मनोज जी को याद दिलाइए कि लालू जी ने अगड़े और पिछड़े की लड़ाई की बात कही थी कि नहीं की थी कैंपेन में, आप इनको याद दिलाइए, उनका वीडियो दिखाइए। सुमित जी, मनोज जी आप गुमराह मत करिए बिहार की जनता को। इस चुनाव में लालू जी ने अगड़े और पिछड़े की लड़ाई का बिगुल बजाया था कि ये सच है कि नहीं है। जवाब दीजिए मनोज झा, जवाब दीजिए, बोलिए। अगर आपके बदले श्रीकांत भाई ने एंकरिंग आज ले ली है सुमित जी, तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं कह रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है, संसाधन के समान वितरण की वकालत करना, उसमें जातिगत असमानता का प्रश्न आएगा, वो जातिवाद नहीं है। और जब अगरों की संख्या से नवाजा जाता है ना, तो वैसे 10% लोग जो 90% की किस्मत का फैसला करते हैं, वो गुजरात को मुबारक हो, मोदी जी और अमित शाह को मुबारक हो, ये बिहार की आवाम को मुबारक नहीं है। बिहार की आवाम समाजवादी की है, प्रगतिशील है। बिहार का चुनाव है, परिवार अति पिछड़े में नहीं आता है और पिछड़ों में नहीं आता है। मनोज झा, ये सवाल बहुत बार बार उठाया जा रहा है, बार बार। अरे आपके यहाँ तो आपके कोई परिवार को लेकर नहीं, वो तो लालू जी के परिवार से चालू होता है अति पिछड़ा, लालू जी के परिवार में आके समाप्त हो जाता है। हाँ, सुन लीजिए श्रीकांत जवाब दे रहे हैं, श्रीकांत मनोज जी जवाब दे रहे हैं, श्रीकांत शर्मा मनोज झा मनोज झा जवाब दे रहे हैं। लालू जी का परिवार है, चुनाव लड़ना होगा तो उनके बेटे, दानिश रिजवान, आपके सवाल का जवाब मनोज झा दे रहे हैं कि यादव परिवार पर आकर आरजेडी सिमट जाती है। मनोज झा जवाब दीजिए। सुमित भाई, कई दफा इन प्रश्नों का जवाब दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं, पूरी संजीदगी से हमारे साथी सुने। अब ये मोनार्की नहीं है, लालू जी के 2 बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, जनतंत्र में वो जाएंगे जनता के बीच, समर्थन देगी तो ताजपोशी नहीं हो रही है। दूसरी बीच एक परिवार जो चुनाव लड़ने जाता है, और एक परिवार है संघ का नागपुर में जो दुनिया भर के चुनाव तय करता है, दलितों और गरीबों को सम्मानित करता है। सवाल ये है कि जब लालू जी जेल जा रहे थे तो पिछड़े और अति पिछड़े का कोई नेता नहीं था क्या? राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। कौन सा परिवार से शुरू होता है, परिवार तक खत्म हो जाता है क्या पिछड़ा और अति पिछड़ा? मुझे तो लोकतांत्रिक परिवार चाहिए। नहीं मनोज जी, ये बातों को घुमाइए। जब लालू जी जेल जा रहे थे तो एक अनपढ़ महिला को सीएम बनाने की क्या जरूरत थी? बिहार की जगहसी करी थी आपने, पूरी दुनिया हंस रही थी। एक पति जेल जा रहा है तो सुमित जी, घोर बातें मत करिए। दानिश भाई आपकी बात का जवाब दे रहे हैं मनोज जी, सुनिए। सुमित जी बोलिए मनोज जी। सुमित जी, ये घोर और संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दानिश साहब। किसी को अनपढ़ कहना, आपको क्या पता है सिर्फ शिक्षित लोग चलाएंगे देश को? ये नीतीश जी कहते थे, हमने मैंने नहीं कहा, ये नीतीश जी कहा करते थे, ये नीतीश जी कहा करते थे। मनोज जी आप इनसे पूछिए, ऐसी बातें करते थे। मनोज जी, मनोज जी, अनपढ़ शब्द कोई संसदीय शब्द नहीं है जिसको लेके आपके सहयोगी मंत्री ने प्रयास तक दर्ज किया था। कहा है नहीं मनोज जी, ये तमाम बातें मनोज जी एक मिनट। दानिश रिजवान भाई, मैं आप लोगों से सवाल ही पूछ सकता हूं ना, जवाब आप लोग क्या देंगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप चारों लोग अपने एंकर की भूमिका छोड़ दी। मैं अपने एंकर की भूमिका की बात कर रहा हूं मनोज जी। अनपढ़ शब्द असंवैधानिक, असंसदीय नहीं है। आपको आपत्ति है तो आप काउंटर करिए। गैर-शालीन है। गैर शालीन और शालीन क्या है? इस तरह के पब्लिक डिस्कोर्स में हम लोग जब बैठते हैं हम सब जानते हैं। क्या है? नहीं मनोज जी, मनोज जी देखिए, ये बात आपको चुभ सकती है कि लालू यादव अपनी एब्सेंस में राबड़ी जी को बनाते हैं मुखिया, किसी और को नहीं बनाते हैं। मीसा को, तेज को, तेजस्वी को, सबको चुनाव लड़वाते हैं। ये बातें आपको चुभ सकती है, मैं समझ सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि दानिश रिजवान या कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। कोई नहीं सर, हो गया, मेरा आखिरी दिन ही था आपके साथ बहस का। अच्छा, आज हमने आपसे सवाल पूछ लिए, आज हमने आपसे सवाल पूछ लिए तो आपने कहा कि सवाल का दिन पूरे हो गए हमारे। अरे सवाल पूछना तो मेरा काम है ना। सवाल पूछिए, जवाब देने का मौका दीजिए। अरे मौका देता रहा हूँ, आप सबसे अधिक आप लोगों को मौका दे रहा हूँ। 2 लोग चिल्ला रहे हैं। भाई साहब मैं क्या करूं बताइए? मैं इन लोगों के बहस नहीं होती है तो ये तो आप लोग आपस में तय करिए ना। से होती है, मैं आपस में तय करिए ना, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देना आपका भी काम है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर एक को इंटरवीन कर रहा हूँ, चाहे वो अजय आलोक हो, चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो, चाहे आप हो। नहीं मनोज जी, नहीं मनोज जी, मनोज जी, बात इंटरफेरेंस की नहीं है, बात है कुछ सवालों की जो दानिश रिजवान ने आपसे पूछे कि लालू जी ने अपने जेल जाने पर राबड़ी जी को ही क्यों बनाया मुख्यमंत्री, किसी और को उस कुर्सी पे क्यों नहीं बिठाया? पूछते ना,
आप जवाब दीजिए ना उनकी बात का, विपक्ष की बात का, डिबेट का मतलब ये है। बोलिए अभी जवाब दे रहा हूं। बोलिए। किसी भी दल में कई तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। जब वो दौर था हमारे दल का, उस वक्त परिस्थिति ये थी, अगर उनको ना चुना जाता हमारी पार्टी में बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता था। लोग चाह नहीं रहे थे, लोग आक्रोशित थे लालू जी के जेल जाने की वजह से। इन हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को हम भूल नहीं सकते हैं। वो दानिश रिजवान साहब सोचे, श्रीकांत जी सोचे, उनका काम है। लेकिन लोक विमर्श में अगर मुझसे सवाल पूछा गया तो मैं ये जवाब दूंगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अपना जवाब देके संतुष्टि मिली होगी। माफी के साथ बहुत सा वक्त आज चीख चिल्लाहट में खत्म हो गया। वक्त समाप्त हो रहा है डिबेट नंबर 1 का। शुक्रिया अदा करूंगा। अब वक्त है SMS पोल का। हमारा सवाल था कि क्या आरक्षण के हक में पीएम मोदी का आह्वान बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। 45% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 55 ने ना में जवाब दिया है। यानी मोटे तौर पर बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि इससे कोई फायदा बीजेपी को मिलता नहीं दिखाई देता। केवल लगभग बराबरी की बात है, 55% लोग ऐसा मानते हैं।